नमस्कार, मैं हूं अंकिता और स्वागत करती हूं आपका रास कला मंच के 12वें चलो थिएटर फेस्टिवल में। जी हाँ, आज बातचीत की श्रृंखला में हमारे साथ हैं अंजलि शर्मा। नमस्कार अंजलि जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप सुनाइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए प्लीज़। मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं जम्मू से यहाँ पर 12वां चलो थिएटर में हम प्रस्तुति दे रहे थे आज गालिब इन क्वारंटीन में। जी। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा अपना प्रोफेशन बता देती हूँ। जी जी। मैंने एमएससी ज्योग्राफी की है, देन बीएड किया, आई एम अ टीचर आप कह सकते हो, और मैं परस्यू कर रही हूँ एमएड। और म्यूज़िक मेरा एज अ हॉबी मैंने लिया है हमेशा से, और बीएससी के साथ साथ मैंने साइड बाय साइड बीए म्यूज़िक भी किया है। तो कॉलेज लेवल से ही मेरा इंटरेस्ट था इसमें। तो मैं म्यूज़िक में क्या था, कॉलेज लेवल पे हमारे कंपटीशन होते थे इंटर कॉलेज, देन उसके बाद हम फिर जोनल्स में, देन नेशनल्स में पार्टिसिपेट करते थे। तो ऐसे ऐसे करते करते बीएससी से एमएड, बीएड, एमएससी, देन सो ऑन, इसी तरह से मेरा म्यूज़िक के साथ जुड़ाव रहा। जी। और पिछले 1 महीने से मैंने फिर इसी तरह से म्यूज़िक के जुड़े रहने पर तो लिंक्स बनते रहे। आपको अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। वो आपको रेडियो स्टेशन या दूरदर्शन में ऐसे एज अ सॉन्ग्स ऑफर करते हैं, तो आपको एक्सपोजर काफ़ी मिलता है। तो मेरे एक फ्रेंड हैं विशाल, तो उनके साथ भी मैंने एक नेशनल्स लगाया था मास्टर्स लेवल पे। तो हमारी मुलाकात ऐसे ही जोनल्स में हुई। तो उन्होंने हम तो चलो म्यूज़िक फील्ड से जानते ही थे एक दूसरे को, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थिएटर में काम करने की। तो इसीलिए थिएटर में एज अ म्यूज़िक बैकग्राउंड सिंगर गाना, तो ये मेरे लिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा रहा अभी तक का सफ़र। तो अंजलि जी, मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह का म्यूज़िक पसंद है आपको? मेरा रुझान ज़्यादातर शास्त्रीय संगीत की तरफ है, यानी कि क्लासिकल म्यूज़िक। अच्छा जी। जैसा कि हमने देखा था कि आप स्टेज पे भी थे, स्टेज के पीछे भी गा रहे थे। तो जो आपका कैरेक्टर था, तो जब आप पीछे गा रहे थे और फिर आप मंच पर आके गाते हैं, क्योंकि उसमें तो फिर एक्ट और सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, क्योंकि आप उस समय एक पात्र होते हैं। जी। तो उसमें और वो पीछे गाने में क्या अंतर था, लगा आपको? पीछे गाने में ये था कि आप तो एक तो ऑडियंस को दिख नहीं रहे, तो आपका मेन फोकस ये है कि आपको म्यूज़िक पे ही ध्यान देना है, स्वरों पे ही ध्यान देना है। तो जब आपको ऑन स्टेज जाने का मौका मिलता है, तो उस टाइम पे प्रेशर ये होता है कि आपको इमोशंस भी, आपको एक्सप्रेशन भी बिल्डअप करने हैं, और साथ ही साथ आपको अपना संगीत का भी ध्यान रखना है कि आपका स्वर कहीं बिगड़े ना। तो मुझे लगता है कि जब हम स्टेज पे जाते हैं और दोनों चीज़ें, एक्ट प्लस आपको सिंगिंग परफॉर्म करनी पड़ती है, वो एक तरह की चैलेंजिंग होती है। तो एज अ पीछे जब हम बैकग्राउंड गाएंगे, तो उस टाइम पे रिलीफ होता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन सिंगिंग। तो मुझे लगता है कि चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो कब से थिएटर से जुड़े हैं आप? थिएटर से मुझे अभी जुड़े हुए करीब करीब 1 महीना ही हुआ है ये कहेंगे। म्यूज़िक से जुड़े हुए तो काफ़ी साल हो गया है, 8-10 साल तो हो ही गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। हम भारंगम भी कश्मीर में लगा के आए हैं अभी। संदीप वर्मा का एक प्ले था कुंजू चंचलो, उसमें बैकग्राउंड सिंगिंग की। तो वहाँ से बूस्ट मिला। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास अभिषेक भारती सर का ये गालिब इन क्वारंटीन। तो हमने प्रैक्टिस की, एक तरफ से मुझे बूस्टअप मिल गया भारंगम से। फिर इसका हमने पहला शो किया अमृतसर में। फिर वहाँ से और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और आपके सामने आज था। मुझे यहाँ 12वां चलो थिएटर में यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला। तो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, और आई थिंक कहीं ना कहीं रुझान मेरा एक्टिंग की तरफ भी जा रहा है। अरे वाह, क्या बात है। तो अंजलि, आपने जैसा कहा कि आपको शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ अपना फेवरेट क्लासिकल सॉन्ग या कुछ भी ऐसा सुनाएंगी? क्लासिकल राग तो नहीं, बट एक सॉन्ग सुना सकती हूँ अपनी फेवरेट सिंगर का, लता मंगेशकर जी का। प्लीज़ उसकी 2 लाइनें। हाँ बिल्कुल, 2 क्या, मैं आपको 4 सुना देती हूँ। ठीक है, मैं आपको आपकी नज़रों ने तो आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, तो वो मैं सॉन्ग सुना देती हूँ आपको। क्या बात है। जैसे आपने कहा ना कि आपको सिर्फ मतलब 7-8 साल 10 साल हुए हैं जी। पर ऐसा लगता है ना जैसे आप बचपन से गा रहे हो। वो हमें अक्सर कहते हैं जब भी कि रिहर्सल करो, रात दिन रिहर्सल करो,
17-18 घंटे प्रैक्टिस करो, तो ऐसा लग रहा था जैसे बचपन से 17-18 घंटे आपने रियाज किया हो, आपकी आवाज़ ऐसी है, मतलब बहुत प्यारी है। देखिए ऐसा कुछ तो नहीं है, बचपन से तो शौक था म्यूज़िक की तरफ जाने का, बट पढ़ाई की तरफ आपका ज़्यादा रुझान होता है कि आपको पढ़ना है, आपको साइंसी सब्जेक्ट लेने, क्योंकि मैं हूँ साइंस बैकग्राउंड से। तो आपको ये बात बताना चाहूँगी, मैं बीएससी कर रही थी कॉलेज से, जम्मू से। तो उस टाइम पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट था, मेरी क्लास लगती थी वहाँ पर मैथमेटिक्स की, तो उसके साथ म्यूज़िक डिपार्टमेंट था। तो वहाँ से डेली हम मैथ्स पढ़ रहे हो, वहाँ से रियाज की आवाज़ आती थी डेली। तो एक दिन मेरा हुआ कि जाऊँ वहाँ पर देखूँ या कुछ अपॉर्चुनिटी मिले साइड बाय साइड, थोड़ा सीखने का 1 आध घंटा निकाल के वहाँ पर सीखूँगी, क्योंकि एक पैशन तो है ना आपके अंदर, वो चिंगारी है या आपको वो लालसा है वो सीखने की। तो पढ़ते पढ़ते हमें पता चला कॉलेज में कि डिस्प्ले योर टैलेंट एक कॉम्पिटिशन आता है, तो वहाँ ऑडिशंस हो रहे थे, तो मैं वहाँ चली गई। तो हमारी सिलेक्शन हो गई वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा कि पूरे कॉलेज में से यहाँ 2,500-3 हज़ार लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो वहाँ पर सिर्फ 6 लड़कियों की एक टीम बनेगी और वो आगे कॉलेज लेवल पे रिप्रेजेंट करेगी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा या उनको कुछ लगा कि काबिलियत है या कर पाएगी आगे म्यूज़िक में, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली। तो कॉलेज लेवल पे हमने कम्पीट किया, देन वी स्टूड फर्स्ट। उसके बाद फिर कॉलेज लेवल से हम फिर नॉर्थ जोन में गए, देन सो ऑन फर्दर हम नेशनल्स के लिए गए। तो इसी तरह से 3 साल रेगुलर, जब मैं कॉलेज में थी 3 साल हमारा कॉलेज फर्स्ट आता रहा। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती रही, कॉलेज से एक्सपोजर, देन जोनल्स में एक्सपोजर, देन फर्दर ऑन नेशनल्स। तो बट यही है कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने की इच्छा है, आपको उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करना चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए, वो चीज़ आपके पास खुद ब खुद आ ही जाती है। आई थिंक मैनिफेस्टेशंस वर्क करती हैं मुझे ये लगता है। तो इसी तरह से जर्नी चलती रही, जैसा कि हमेशा सुनने को मिलता है, स्पेशली आज की जो जनरेशन है, थिएटर अगर कर रहे हैं तो वो कहते हैं, माँ बाप भी कहते हैं इसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, एक काम करो इसको म्यूजिक में इसको डाल देते हैं, इसको एक्टिंग में डाल देते हैं, इसको डांस में डाल देते हैं। पर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अकेडमिकली भी बंदे को ना स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि स्टडी कितना महत्व रखती है किसी आर्ट फील्ड में, आर्टिस्टिक जोन के लिए स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है उसकी? देखिए मुझे लगता है कि स्टडी नंबर वन लेवल पे है, या पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि स्टडीज़ आपको तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो आपको होराइजन डेवलप तो करती ही करती है, साथ में आपके अंदर मैनरिज्म डेवलप करती है, आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप करती है। जब तक आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, हाउ कैन यू सक्सीड इन द आर्ट फील्ड? आर्ट आपको डिसिप्लिन बनाती है, तो आई थिंक स्टडीज़ हमें डिसिप्लिन बनाती है। जब आपके पास डिसिप्लिन है तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे, ऑब्वियसली आप सक्सेस या एक्सेल करोगे। तो इसीलिए मुझे लगता है स्टडीज़ की, जैसे अभिषेक सर ने भी पहले बोला ना, कि वो आपको मैनरिज्म सिखाती है, आपको टीम में कैसे काम करना है, किसी के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, अगले पर्सन को समझना है। तो इसीलिए स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है जी मेरे लिए। जैसा कि आपने कहा कि आप पहले कॉलेज लेवल पे परफॉर्म कर रहे थे, क्लासेस लगती थी, आप क्लासेस करते थे म्यूज़िक की, अभी आप थिएटर में हो 1 महीने से जी। तो वहाँ जो चीज़ थी, जैसे आप कंपटीशन देते थे, जैसे करते, तो अभी 1 महीने थिएटर में जिस तरह से रियाज जैसे चल रहा है, तो उसमें किस तरह का बदलाव देखा आपने, या किस तरह का अंतर है फील हुआ? बहुत बड़ा बदलाव है कि अब आप क्या हो, आप जब एज अ सिर्फ ग्रुप सॉन्ग या सोलो सॉन्ग आपने परफॉर्म करना है, तब आप सिर्फ गाना गा रहे हो, आप इमोशंस को क्रिएट कर रहे हो, ऑडियंस तक वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वाया म्यूज़िक। बट जब आप थिएटर कर रहे हो, इसका मतलब आप आवाज़ बने हो कैरेक्टर्स की जी। तो आपकी आवाज़ में उतना मतलब इमोशंस होने चाहिए, उतना दम भी होना चाहिए, क्योंकि आपके इमोशंस को कैरी करके वो अपना एक्ट परफॉर्म करेगा। तो इट इज़ मच मोर चैलेंजिंग आई थिंक कि नॉर्मल जो ग्रुप या बाकी सिंगिंग से तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। आपको एक्टर्स के इमोशन समझने पड़ेंगे। आप उनकी आवाज़ बने, मीन्स कि आप रूह हो तो आपने उस पर जान फूकनी है कैरेक्टर्स में। क्या बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये एक्चुअली हमें अकेडमिकली जब हम थिएटर की स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ते हैं, एक्टिंग थिंकर्स को पढ़ते हैं, तो उनमें एक बहुत अच्छी बात हुई कि आपको ऐसे परफॉर्म करना है जैसे आप वो पात्र हैं, वो पात्र आपके अंदर है। पर ये जो आपने बात बोली ना, ये सच में मतलब अनबिलीवेबल था कि आपने जो चीज़ कही है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा था कि जब हम सिंगिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको वो पात्र बनना पड़ता है और उसी तरह से सोचना पड़ता है। जी बिल्कुल। ये भी मतलब ये भी बहुत बड़ा रियाज है सच में। अब हम बात करते हैं जम्मू की, तो मुझे उसके लोक संगीत के बारे में थोड़ा बताएं।
जम्मू में ज़्यादातर डोगरी भाषा बोलने जी, वाले जी, ज़्यादा जी, लोग हैं, तो डोगरी में ही हमारी परफॉर्मेंसेस होती है, जैसे गीतड़ू होता है, डांस फॉर्म होते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल अलग होता है, तो डोगरी लैंग्वेज वहाँ प्रमोट है और डोगरी संगीत वहाँ पर ज़्यादा चलते हैं। तो क्या आप डोगरी म्यूजिक सुना पाएंगे, थोड़ा संगीत? बिल्कुल, जब आपने मेरे क्या बोलते हैं मदरलैंड की या मेरी स्टेट की बात की, तो मैं उसमें रुक नहीं पाऊँगी, मैं तो आपको सुनाऊँगी ही। प्लीज। ठीक है, मैं आपको एक डोगरी सॉन्ग सुना देती हूँ। लता मंगेशकर जी का ही एक बहुत फेमस गाया हुआ गाना है, पल्ला शपाइया अच्छा। डोगरिया, जी, वो मैं जी। आपको सुना देती हूँ। पल्ला सिपाइया डोगरिया हो, रोसलिया तारा तेरी सो, रोसलिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा हो, तेरा बड़ा मंदा लगदा हो, दो दिन छुट्टियाँ आई जा तेरी सो, दो दिन छुट्टियाँ आई जा, सुहानी रुत फगने दी हो, सुहानी रुत फगने दी, पल्ला सपाइया डोगरिया हो, रोसलिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा हो, तेरा बड़ा मंदा लगदा। बहुत प्यारा, ये आपकी तरह ही बहुत खूबसूरत है सच में। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा गालिब की तरफ चलते हैं। जी जी। जैसे हम गाना गा रहे थे, डोगरी हो गई और गाने हो गए, गालिब मतलब उर्दू दिमाग में पहले ही आ जाती है कि उर्दू। तो गाने में डिक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, एक्सेंट, डिक्शन, ये शब्दों का कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे आजकल हम गाने सुनते हैं तो आज के जो भी म्यूज़िक है उसमें फ फ का कुछ ऐसा यूज़ वो करते नहीं, वो कहीं भी फ बोल देते हैं, वो कहीं भी फ बोल देते हैं, और अगर कहीं वो पूरा शब्द भी नहीं तो आता नहीं चल रहा है पूरे गाने में। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब इसका रियाज अगर कोई बच्चा अगर बिगनर है तो क्या उसको शब्दों का रियाज भी करना चाहिए? हाँ, ये तो बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली। देखिए, अलग अलग भाषाएं हैं, जी, हर जी, भाषा का जी। अपना लहजा होता है बोलने का, हम्म, उनका अपना स्टाइल होता है, शब्दों का उच्चारण अलग होता है। जी। तो अब हिंदी और डोगरी का तो फ्लेवर ही अलग है उनका, तो ऑब्वियसली ये उर्दू मेरे लिए ये आई थिंक पहली परफॉर्मेंस है उर्दू में। गज़ल गाना तो ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो उसको बिल्डअप करने में टाइम तो लगता ही है, मुझे सीखना पड़ा, मैंने काफ़ी रियाज़ किया और उस पर वर्क भी किया। और आपने देखा होगा हमारे जो सॉन्ग्स हैं, हर सॉन्ग में एक डिफरेंट इमोशन है, क्योंकि आप 18th सेंचुरी का एरा बता रहे हो, जी, जी। आपको एंशियंट, थोड़ा पुराना समय बताना है। तो उस टाइम की स्टाइल ऑफ सिंगिंग क्या थी, उस टाइम के वर्ड्स का चॉइस क्या था, तो उन पे वर्क करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, उस एरा में जाना पड़ता है, उसकी सोच लाके फिर आपको उसी के हिसाब से गाने को समझना और गाना पड़ता है। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उर्दू या गज़ल कॉम्पोजिशन गा रही हूँ, तो अच्छा भी है, कुछ नया सीखने को भी मिला है और चैलेंजिंग भी था। आपका कोई फेवरेट सिंगर तो मैंने आपको बता ही दिया, मेरी सिंगर तो लता मंगेशकर जी ही हैं, मुझे वही बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे आई थिंक पुरानी चीज़ें या उनका स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उन्हीं को ही आइडियल मानती हूँ। क्या बात है। तो ये चलो थिएटर, आपका कैसा ये फेस्टिवल का कैसा एक्सपीरियंस रहा, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। जी, फेस्टिवल का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द शायद कम पड़ जाएं। बहुत अच्छा था, जैसे कि थिएटर में एकदम से आना, और 1 महीने के अंदर आई थिंक आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मुझे एकदम से इतनी हाई लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फर्स्ट टाइम थिएटर में भारंगम में पार्टिसिपेट करना, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बाद नेशनल लेवल पे, देन हमारा फर्दर शो है, तो ऑब्वियसली खुशी का लेवल ही नहीं है कुछ, आप ये कह सकते हो। और एक तो भूख होती है, सबसे बड़ी बात भूख होती है कि अगर आप संगीत को पसंद करते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई थिंक भगवान भी कहीं ना कहीं सुन रहा है, तो
इमेजिन कर सकते हो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि एज अ थिएटर की टीम के साथ काम करना, डायरेक्टर की सोच के हिसाब से काम करना, वो अलग था, कुछ अलग था। और जैसे अभिषेक सर हैं, उनके साथ काम करना तो बहुत ही अच्छा लगा। डर लगता है कि आपको वो डांटेंगे या कुछ गलत हो गया तो वो आपको पता नहीं फटकार भी लगा सकते हैं, तो लगाई भी है, क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। और बहुत अच्छा रहा। सर को हम वही क्या कहते हैं, भाई भी हैं, वो पापा भी हैं, वो सब कुछ है, जैसे उन्होंने BF भी हैं। हाँ। इस तरह से वो हर तरह का ट्रीटमेंट हमें देते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर से बेस्ट लाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा रहा यहाँ आपके साथ, यहाँ परफॉर्म करके भी बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी अप्रिसिएशन मिली है कि उनको लगा कि ये आई थिंक रिकॉर्डेड था, और उन्होंने हमें ऑन स्टेज हमसे परफॉर्म करवाया, बहुत अच्छी सराहना दी। और आई थिंक अभी नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है उसके लिए हम और ज़्यादा बूस्टअप हो चुके हैं। बूस्टअप के ये और चैलेंज बढ़ जाता है, हमें हर चीज़ को और नए तरीके से पेश करना है। तो इट वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जैसा कि आप बता रहे हो, बेसिकली आप टीचर भी हैं, ये पाइट कॉलेज भी है, हमारी वीडियो थिएटर के लोग भी देखेंगे और लोग भी देखेंगे, तो एक मैसेज आर्टिस्ट के लिए, जो बच्चा बनना चाह रहा होगा या जो देख रहे होंगे, कोई पेरेंट्स देख रहे होंगे तो वो अपने बच्चे को चाहते होंगे वो आर्टिस्ट बने जी, तो वो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज तो यही है कि शायद जो मैंने अपने लाइफ में कमियां देखी हैं, या जिनके लिए मैं अभी भी शायद क्रेव करती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि सही समय पे अगर मुझे सोच मिल गई होती कि मेरी ये म्यूज़िक वाली फील्ड भी है, मुझे इस तरफ वर्क करना है स्टार्टिंग से, तो आई थिंक मैं कहाँ की कहाँ होती, शायद मुझे लगता है। बट हाँ, एजुकेशन भी ज़रूरी है, बेसिक एजुकेशन तो ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में करो, साइड बाय साइड करो। बट हर बच्चे के अंदर एक ना एक आर्ट फॉर्म या आर्ट के प्रति कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही होता है। उससे भी आई थिंक स्कूल लेवल से या एडोलेसेंस लेवल से आई थिंक ग्रूम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग ही तरह का आपका पर्सनालिटी बिल्डअप करता है, आपका कैरेक्टर बिल्डअप करता है। इंटेलेक्चुअल तो बिल्डअप होगा ही होगा साथ में, बट आर्ट के साथ आपकी पर्सनालिटी और आपके अंदर मैनरिज्म और अच्छे से आता है, आई थिंक आपको और खूबसूरत बनाता है, ये हम कह सकते हैं। वाह, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुन करके, मैंने सच में बहुत बहुत सीखा आपसे। बहुत 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 थैंक यू सो मच।